हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बायोलॉजी लैब। तो हमारा आज का टॉपिक है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इसका मतलब क्या है? रेप्लिकेशन का मतलब है सिंपल फॉर्मिंग ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, सबसे पहले इसको सजेस्ट किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। उन्होंने कहा था दैट टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। मतलब दो जैसे कि ये है रेड कलर में जो दो स्ट्रैंड हैं डीएनए की, वो ईच अदर से सेपरेट होके अपने ऊपर नई डीएनए की स्ट्रैंड बनाती है। नई डीएनए की स्ट्रैंड है जो ब्लू वाली है। ओके, ऐसा कहा था वॉटसन एंड क्रिक ने। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। एक पेरेंटल होगी और एक डीएनए स्ट्रैंड होगी। ठीक है, तो हम इसकी बेसिकली स्टोरी देख लेते हैं, ये बोल क्या रहा है। सबसे पहले हम बेसिक्स देख लेते हैं डीएनए ऑफ रेप्लिकेशन टॉपिक के। सो द बेसिक्स आर हेयर। स्टोरी ऑफ टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है टू न्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए आर प्रोड्यूस्ड। दो नए मॉलिक्यूल बनते हैं डीएनए के। ओके, दो नए मॉलिक्यूल नहीं, दो नई स्ट्रैंड बनती हैं। इसे करेक्ट कर लेते हैं। टू न्यू स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड ऑफ टू न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर प्रोड्यूस्ड। ओके, किस फेज में होती है ये? एस फेज में, सेल साइकिल की एस फेज में। अमाउंट का डीएनए इसमें डबल हो जाता है, एन से 2n। हमने सेल साइकिल में देखा होगा ये टर्म, एन से 2n हो जाता है। बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हमने देखा था इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में भी देखा था थोड़ा सा, और सेल साइकिल में भी हम पढ़ते हैं कि हमारी न्यूक्लियस में कौन कौन सी तीन चीज़ें होती हैं: न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमेटिन। ओके, क्रोमेटिन क्रोमेटिन का कोई शेप नहीं होता, और सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम बन जाता है। ओके, तो अभी ये सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम बन गया। बी पे पॉइंट पे देखिए। फिर सी पॉइंट पे क्या होता है, अब हमने ये क्रोमोसोम का इतना सा हिस्सा कट करके देखा, मीन्स हमने डीएनए को बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आया जो हम सी में देख रहे हैं डीएनए। यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए एन है, ये रेप्लिकेशन से पहले है। ओके, रेप्लिकेशन के बाद होता क्या है, जैसा कि वॉटसन एंड क्रिक ने बताया है, जो ये ब्लैक वाला आप देख रहे हैं स्ट्रैंड, वो नया स्ट्रैंड है जो कि पेरेंटल डीएनए पे बना हुआ है। जो रेड स्ट्रैंड है उस पर, जो रेड स्ट्रैंड है पेरेंटल डीएनए की, उस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोलते हैं। टेम्पलेट का मतलब होता है सांचा। सांचा जैसे कि ईंट बनाने का या आइसक्रीम बनाने का सांचा होता है, उसी तरह ये भी टेम्पलेट का मतलब सीधा यही है, सांचा। ओके, तो यहाँ अमाउंट ऑफ डीएनए हो गया 2n। ओके, इसके बाद आप देखिए अमाउंट ऑफ डीएन 2n हो गया। अब बी पे हमारा क्या था, क्रोमोसोम की सिंगल था वो, और 2n होने के बाद अमाउंट ऑफ डीएनए क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स के साथ हो गया। ये देखिए, ये बेसिकली एक पिक्चर थी जो हमें देखनी थी कि डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है, कौन सी फेज़ में होता है, ये सब। बाकी टेम्पलेट भी हमने देख लिया, तो अभी हम चलते हैं बुक की तरफ। बुक में क्या लिखा है, वाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी हमें पता है किसने प्रपोज किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। किसकी हेल्प से? आपको याद होगा अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हैं, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड की हेल्प से। ये मेथड किसने प्रपोज किया था? देखिए पीछे जाकर, याद रखिए। वॉटसन एंड क्रिक हैड इमीडिएटली प्रपोज्ड अ सीम फॉर रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जब उन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का निकाला, उसी टाइम उन्होंने इमीडिएटली प्रपोज कर दिया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, डीएनए एक और नई डीएनए मॉलिक्यूल को कैसे बनाता है। टू क्विट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इट एज फॉलोज। जैसे कि उन्होंने कहा था
It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggested a possible coping mechanism for the genetic material. ये हमारे हमसे वंचित नहीं रहा है कि जो स्पेसिफिक पेयरिंग जो हमने पोस्टुलेट की है वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल में, वो ये भी बताती है कि कैसे जेनेटिक मटेरियल अपने आप को कॉपी करता है, उसकी मैकेनिज्म को भी बताती है. ओके, सो द स्कीम सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट. जैसा कि हमने देखा दो स्ट्रैंड सेपरेट होती हैं, वो हम मैकेनिज्म में देखेंगे कैसे होती हैं, कौन से एंजाइम्स करते हैं, क्या एनर्जी लगती है उनमें, एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस. टेम्पलेट और टेम्पलेट की तरह वर्क करती हैं नई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने के लिए. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स बनाने के लिए. ओके, हमारी डॉटर स्ट्रैंड्स है न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड्स को बनाने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जैसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं, जैसे कि ए के साथ टी, जी के साथ सी. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल, जैसा कि हमने देखा था, एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड. ओके, द दिस स्कीम वाज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. इस स्कीम को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं. सेमी मीन्स हाफ, कंजर्वेटिव मीन्स प्रिजर्व्ड, यहाँ बचा हुआ. इसको सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोला? क्योंकि इसमें अभी भी हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए जो है, एक सिंगल स्ट्रैंड या हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए अभी भी किसकी बची हुई है? पेरेंटल है, पेरेंट्स की है. ओके, इसलिए उसे सेमी कंजर्वेटिव मेथड बोल दिया. सो अभी ये तो इन्होंने प्रपोज कर दिया, पर इसका कोई प्रूफ नहीं था. तो साइंस कोई भी चीज़ जब मानती है, जब वो साइंस का मतलब ये फैक्ट्स पर कहाँ बात करना. ओके, तो इसका फैक्ट चाहिए था, इसका प्रूफ चाहिए था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए था. तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया हमको सबसे पहले मेसलसन एंड स्टाल्स नाम के दो साइंटिस्ट ने. उन्होंने क्या बताया? उन्होंने मेसलसन एंड स्टार्ट एक्सपेरिमेंटली शोड दैट सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है किसकी मदद से? ई कोलाई बैक्टीरिया की मदद से. उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को नाइट्रोजन सॉल्ट, मतलब लैब में कल्चर मीडिया पे नाइट्रोजन सॉल्ट के अंदर उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कराया. कौन से नाइट्रोजन सॉल्ट? जिसमें कि नाइट्रोजन 15 था. नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 14 मतलब नाइट्रोजन का एक हैवी आइसोटोप है, डेंसिटी वाइज हैवी है. ओके, अभी इतना याद रखिए. सो उन्होंने किया गया था बेसिकली, उन्होंने नाइट्रोजन 15 को डीएनए, मतलब अब आप खुद ही सोचिए, अगर कोई भी जीव जिसके पास बैक्टीरिया है ई कोलाई, ओके, इसको चाहिए न्यूट्रिशन, तो उन्होंने इसको कहाँ उगाया? कल्चर मीडिया पे. और कल्चर मीडियम पे क्या था? N15 न्यूट्रिएंट था. तो अब वो सारे न्यूट्रिएंट जो उसे चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए ई कोलाई को, वो N15 से मिलेंगे उसे. या जो जिस जिस चीज़ में N15 ई कोलाई की ग्रोथ में लगता है, जैसे कि डीएनए बनाने में हमें पता है नाइट्रोजन लगता है, तो ई कोलाई की सारा डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ ई कोलाई का सारा डीएनए सिर्फ कौन सा नाइट्रोजन कंटेन करेगा? N15. ओके, उसके बाद उन्होंने किया क्या? जब डीएनए ई कोलाई के सारे डीएनए में N15 कंटेन हो गया, उसके बाद उन्होंने उसको दोबारा से N14 वाले न्यूट्रिशन मीडियम में दोबारा ग्रो किया, फिर उसकी डेंसिटी चेक की. ठीक है, तो इसके डेंसिटी की बेसिस पर ये एक्सपेरिमेंट है. देखते हैं क्या है एक पूरा एक्सपेरिमेंट. इट इज़ नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली. ये तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूवन दैट, हाँ, ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका था कि डीएनए रेप्लिकेट होता है सेमी कंजर्वेटिवली. इट वाज सोन फर्स्ट इन एस्चेरिया कोलाई एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिम्स. तो ये एस्चेरिया कोलाई में सबसे पहले बताया गया, जैसे और कुछ हायर ऑर्गेनिम्स में, जैसे कि प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल्स. तो कौन से दो साइंटिस्ट थे? मैथ्यू मेसलसन एंड फ्रैंकलिन स्टाल परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन 1958.
दे ग्रू ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग NH4Cl। NH4Cl कौन सा N? नाइट्रोजन 15, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, हैवी आइसोटोप, हैवी इन बेसिस ऑफ डेंसिटी। एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स ऑफ मैनी जनरेशन, काफ़ी समय तक के लिए होने वाला कौन सा नाइट्रोजन सोर्स था? काफ़ी जनरेशन्स के लिए सिर्फ यही एक नाइट्रोजन सोर्स था, जिसके कारण N15 द रिजल्ट वॉज दैट N15 वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA, जिसके कारण जितने भी ई कोलाई बने सब में क्या बन गया, कौन सा DNA बन गया, जो कि N15 कंटेन कर रहा था। एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और भी बैक्टीरिया में जो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स थे सारे के सारे कौन से बन गए थे, जिनमें N15 था। पर बेसिकली हमें DNA पर ही ध्यान देना है। दिस हैवी DNA, हैवी इन बेसिस ऑफ डेंसिटी, DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in cesium chloride। डेंसिटी ग्रेडियंट की हेल्प से सीजियम क्लोराइड ऐसा कुछ होगा, उसकी अलग अलग डेंसिटी के बेसिस पर उसकी अलग अलग जगह पर DNA रुकेगा। भारी होगा सबसे A पॉइंट पर रुक जाएगा, उससे हल्का B पॉइंट पर रुकेगा, उससे हल्का C पॉइंट पर रुक जाएगा। ओके, तो डेंसिटी के बेसिस पर सीजियम क्लोराइड पर DNA को अलग अलग देखा जा सकता है। Then they transferred the cell into a medium with normal NH4Cl and took samples at various definite time interval। फिर उसके बाद उन्होंने NH4Cl वाले मीडियम जो कंटेन करता था उस पर बैक्टीरिया को ग्रो किया। उसके बाद उन्होंने कुछ समय बाद जो था सैंपल्स लेना स्टार्ट किया। ठीक है, बेसिकली उन्होंने 20 मिनट्स बाद सैंपल लेना स्टार्ट किया, क्योंकि 20 मिनट ई कोलाई डिवाइड हो जाता है। एंड एक्सट्रैक्टेड द DNA दैट रिमेन एज डबल स्टैंडर्ड हेलिसेज, और उन्होंने उन DNAs को निकाल लिया जो अभी भी डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स कंटेन कर रहे थे। मीन्स एंड द वेरियस सैंपल्स वर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट्स टू मेजर। उन्होंने सीजियम क्लोराइड के ग्रेडियंट पे काफ़ी सारे ऐसे ही सैंपल्स इकट्ठे कर लिए थे DNA के। सो ये है मेसलसन एंड स्टल एक्सपेरिमेंट। अभी थर्ड पॉइंट और देख लेते हैं, फिर हम इस फिगर को देखते हैं। थस द DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14, that is after 20 minutes, had a hybrid or intermediate density। So जैसा कि हमने देखा था, ये सबसे पहले जो ये ई कोलाई है, इसको कौन से कल्चर मीडिया में ग्रो किया गया? N15 वाले में। तो इसके DNA कैसा हो गया है? नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग। ठीक है, तो ये हैवी DNA हो गया, और ये सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट के कहाँ पे आ रहा है? सबसे फर्स्ट पॉइंट पे, जो मैंने बताया आपको A। 20 मिनट बाद, जबकि उन्होंने इसके बाद उन्होंने DNA को किस पे ग्रो कराया? दोबारा से N14 कंटेनिंग मीडिया पे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? सेमी कंजर्वेटिव जो वे से DNA डिवाइड किया, तो उसमें एक तो वही जो रेड वाली स्ट्रैंड थी वो तो वही रही पेरेंटल DNA स्ट्रैंड, और जो ग्रीन वाली थी वो बनी N14 कंटेनिंग DNA स्ट्रैंड। ये कौन सी थी? N14 वाली न्यूली सिंथेसाइज्ड। और जो N15 वाली थी वो थी पेरेंटल। और 40 और इसका हाइब्रिड जो देखा DNA का, वो था बीच में आ रहा था। ठीक है, हाइब्रिड था, जो उसकी डेंसिटी ना ज़्यादा थी ना ही बहुत कम थी। फिर 40 मिनट बाद देखा तो 2 DNA मॉलिक्यूल उन्हें पूरे के पूरे N14 कंटेनिंग दोनों स्ट्रैंड कंटेनिंग मिली, और 2 हाइब्रिड DNA मिली। ओके, तो कि उसमें 2 जगह डेंसिटी उनको मिली, एक तो सबसे हल्की जगह पर लाइट, और एक वही हाइब्रिड एज यूजुअल। सो ये था सेपरेशन ऑफ DNA बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है,
तो जो ग्रीन वाला था वो हम देखते हैं, जो भी N14 वाला था वो सारे ये न्यू डीएनए थे, ये हाइब्रिड डीएनए था। ये था हमारा, अभी इसका लास्ट पॉइंट और ख़त्म कर लेते हैं। हेडा हाइब्रिड इंटरमीडिएट डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर सेपरेशन दैट इज आफ्टर 40 मिनट्स। सेकेंड जनरेशन वाज कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए। ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए था, जैसा कि हमने देखा था। 2 हाइब्रिड डीएनए मिले थे लास्ट फिगर के लास्ट में, और 2 लाइट डीएनए मिले थे। E. coli was allowed to grow for 80 minutes, then what be the proportion of the light and hybrid densities of DNA molecules? अगर 80 मिनट तक और किया जाए, मतलब उसके आगे एक और साइकिल की जाए, तो हमें पता है 4 तो हमारे पास वो हो जाएंगे लाइट डीएनए, और हाइब्रिड डीएनए 2 ही रहेंगे। वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट, ये हमारा हो गया नेसल्सन एंड स्टार। ये सिमिलरली ऐसा ही एक और एक्सपेरिमेंट किया विसिया फाबा के ऊपर टेलर एंड कलीग्स ने, मतलब उसके कलीग्स ने 1958 में। वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव थायमिडीन। इन्होंने लिया था आइसोटोप नाइट्रोजन का, जो कि रेडियो एक्टिव नहीं था, पर इन्होंने लिया रेडियो एक्टिव थायमिडीन। इन्होंने भी सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी को ही प्रपोज करने के लिए, वो प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था। ओके, किसको प्रूव करने के लिए? सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को प्रूव करने के लिए 2 एक्सपेरिमेंट थे। ठीक है, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन आया है। To detect distribution of newly synthesized DNA in the chromosome were performed on Vicia Fava, Taylor and colleagues. The experiment proved that the DNA in chromosome also replicate semi-conservatively. सेम, ये हमारा ख़त्म हो गया है यहाँ पे नेसल्सन एंड स्टार्स एंड डीएनए रेप्लिकेशन। अभी देखते हैं क्या मैकेनिज्म है इसकी, कौन कौन से एंजाइम्स वर्क करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। सो द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए रिक्वायर सम एंजाइम्स। ओके, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम हो गया, अभी हम आगे देखेंगे इसमें, अभी थोड़ा सा आप सुन लीजिए। डीएनए पॉलीमरेज एक एग्जाम हो गया, एक एंजाइम हो गया, जो कि किस डायरेक्शन में वर्क करता है, 5-3 डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फंक्शन करता है। इसको आगे और डिटेल में देखते हैं। पर ये कब करेगा? जब डीएनए ऐसा हमको पता है ऐसे बंधा हुआ है बेसिस से, पर इसको यहाँ पे जो नए डीएनए बनने हैं, जो यहाँ पे जो ब्लैक डीएनए जो बनना है, इसके लिए इसको बीच में से खुलना होगा। तो इस अनवाइंडिंग के लिए भी, इन बेस पेयर्स को भी तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए होते हैं। उस एंजाइम को बोलते हैं हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम। सो रेप्लिकेशन इन वन स्ट्रैंड इज कंटिन्यूस एंड अदर स्ट्रैंड में कंटिन्यूस नहीं होती है। ये भी देखिए आप। हम थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें, इस वाले पेज पे देखते हैं जहाँ ये है। सो डीएनए जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो वो किसी भी पॉइंट से नहीं हो जाता है। जैसा कि हमको पता है, उरी नाम का एक वो होता है, पॉइंट होता है, वहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए डीएनए का खुलना ज़रूरी है। और जहाँ से डीएनए खुल जाता है उस जगह एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फोक। जहाँ से डीएनए स्टार्ट होता है, रेप्लिकेशन फोक को बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए हमें? हेलिकेज एंजाइम, डीएनए को ओपन करने के लिए। ओके, सो अब जो डीएनए रेप्लिकेशन में एक स्ट्रैंड तो हमारी होती है कंटिन्यूस स्ट्रैंड, जिसमें होती है कंटिन्यूस सिंथेसिस, और एक में होती है डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस। देखते हैं क्या होती है। तो जिसमें हमारी कंटिन्यूस सिंथेसिस होती है उसको तो हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। तो ये जो है हमारी लीडिंग स्ट्रैंड है। एंड डिसकंटिन्यूस जिसमें होती है उसे बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है,
लीडिंग स्ट्रैंड होती है 3'to 5' वाली डायरेक्शन वाली, ये वाली। लैगिंग स्ट्रैंड होती है 5'to 3' में। सो अब देखिए, अब हम इसको पढ़ते हैं पैराग्राफ को, क्या बोल रहा है। सो द मशीनरी एंड एंजाइम्स in living cells such as E. coli, the process of replication require a set of catalyst. E. coli process of require कुछ एंजाइम चाहिए. The main enzyme is referred to as DNA dependent DNA polymerase. सबसे जो मेन एंजाइम है वो है DNA डिपेंडेंट DNA polymerase, जो कि क्या करता है, न्यू जो भी हमारे बेसेस या नाइट्रोजनस बेसेस उनको ऐड करता जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर, जिससे कि नई टेम्पलेट बनती है. सिंस इट यूजेज अ DNA टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, ये लिखा है वो. These enzymes are highly efficient enzyme as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in a short time. ये काफ़ी एफिशिएंट होता है क्योंकि इसे शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा पोलीमराइजेशन करना होता है. E. coli that has only 4.6 into 10⁶ कंपेयर इट विद ह्यूमन, ये डेटा देख लीजिए आप. कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स. इतने बड़े DNA का रेप्लिकेशन ये सिर्फ 18 मिनट में कर देता है. That means the average rate of polymerization has to be approximately 2000 base pair. एक सेकेंड में 2000 बेस पेयर का पॉलीमराइजेशन DNA पॉलीमरेज करता है. नॉट ओनली डू दिस पॉलीमरेज हैव टू बी फास्ट, सिर्फ इनका फास्ट होना ही ज़रूरी नहीं है, इनका हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेट भी होना ज़रूरी है DNA पॉलीमरेज का. एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन विल रिजल्ट इनटू म्यूटेशन. अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो म्यूटेशन हो जाएगा. अगर कोई भी अगर इन्होंने एक भी बेस पेयर छोड़ा, न्यूक्लियोसाइड बेस पेयर छोड़ा, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है. और भी काफ़ी टाइप की म्यूटेशंस हैं तो देखेंगे. फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस. इसमें काफ़ी एनर्जी भी लगती है. तो ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ये एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. ये एनर्जी हमें बेसिकली लगती किस लिए है, एक तो हमको DNA को खोलने के लिए हेलिकेज एंजाइम के साथ साथ थोड़ी एनर्जी भी चाहिए बेस पेयर्स को ब्रेक करने के लिए, बेस पेयर्स के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जो हमको मिलती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट फॉस्फेटेज से. बिल्कुल ATP की तरह वर्क करते हैं ये. जैसे ATP हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है वैसे ही वर्क कराते हैं ड्यूरिंग द DNA रेप्लिकेशन. सो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेज सर्व ड्यूअल पर्पसेस. ओके, दोनों पर्पस कर रहे हैं, एक तो सबस्ट्रेट की तरह और एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. सबस्ट्रेट मतलब इनके जो नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज बन रही है उनमें अपने जो न्यूक्लियोसाइड बेस पेयर दे रहे हैं. इन एडिशन टू एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट की तरह they also provide energy for polymerization reaction. The two terminal phosphatase in deoxynucleoside triphosphates are highly same as in case of ATP की तरह ही. In addition to DNA dependent polymerase, many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy. काफ़ी और भी enzymes हैं. For long DNA molecules, the two strands of DNA cannot be separated in its entire length. So इतने लंबे मॉलिक्यूल का, यहाँ से देखिए, for long DNA molecules, since the two strands of DNA cannot be separated in its entire length, the replication occur within a small opening of DNA helix referred to as replication fork. So इतने लंबे मॉलिक्यूल का और इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होने की वजह से पूरे के पूरे DNA को एक साथ नहीं ओपन किया जा सकता, पूरी की पूरी उसकी लंबाई तक. सो रेप्लिकेशन का थोड़ी सी ओपनिंग में ही DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट होना ज़रूरी होता है. और जिस जगह यह ओपनिंग होती है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क. द DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ 5'to 3. तो DNA पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन करता है. दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एट द रेप्लिकेशन फोर्क. ये रेप्लिकेटिंग फोर्क में कुछ और कॉम्प्लिकेटिंग चीज़ें बताता है जो कि हैं कंसिक्वेंटली ऑन वन स्ट्रैंड द टेम्पलेट विथ पोलैरिटी 3'to 5. सो जो 3'to 5 है उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल रहे हैं.
इज़ कंटिन्यूस। ओके, यह कंटिन्यूस है क्योंकि इस पर डायरेक्ट सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं एक साथ, यहाँ कोई भी ब्रेक नहीं आता है। वाइल ऑन दी अदर द टेम्पलेट विद पोलैरिटी 5' to 3' वो होती है डिसकंटिन्यूस या लैगिंग स्ट्रैंड। द डिसकंटिन्यूस सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स आर लेटर जॉइंड बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज। जो भी ये टुकड़े होते हैं उनको बाद में दूसरा एंजाइम जोड़ता है, उसे बोलते हैं डीएनए लाइगेज। The DNA polymerases on their own cannot initiate the process of replication. डीएनए पॉलीमरेज ही सिर्फ अकेला पूरी की पूरी प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर पाता। ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली, और यह रैंडमली कहीं भी किसी भी जगह से डीएनए की स्टार्ट नहीं होती है। यह एक पर्टिकुलर डिफाइनड रीज़न है डीएनए के अंदर, जैसे कि ई कोलाई के डीएनए के अंदर वेयर द, और भी सारे डीएनए के अंदर वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट्स। रेप्लिकेशन सिर्फ इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है, और इस रीजन को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इट इज़ द It is because of the requirement of the origin of replication that a piece of DNA, if needed to be propagated during recombinant DNA procedure, requires a vector. The vector provides the origin of replication. हम ये देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में कि कैसे जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर्स होते हैं, आई डीएनए जो भी करते हैं, रिकॉम्बिनेशन जब भी करते हैं, तो हमें वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। वेक्टर्स मीन प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरियाज के, जिनमें हम जो भी डीएनए हमको कॉर्पोरेट करना है उसको हम प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ देते हैं, जो कि किसी भी सेल में फिर बाद में जाकर या बैक्टीरिया में जाकर हम बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे नए नए प्रोटीन्स वगैरह बनाए जाते हैं। इंसुलिन भी बनाया जा रहा है, काफ़ी और भी चीज़ें हैं, वो देखेंगे फर्दर बायोटेक चैप्टर में देखेंगे। फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन अंडरस्टूड वेल, अभी भी काफ़ी प्रोसेस रह गई हैं। इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज, देख चुके हैं हम, एस फेज में होता है। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड, काफ़ी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए किस किस के बीच में, सेल डिवीजन साइकिल के बीच में एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बीच में। अगर फेलियर हुआ, फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स इन पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी में अ क्रोमोसोमल एनोमली। पॉलीप्लॉइडी मीन्स अगर ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए सेल है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस हमारा डिसइंटीग्रेट हो चुका है, सेल साइकिल के टाइम पे देख रहे हैं, यहाँ डीएनए ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, आधे क्रोमोसोम यहाँ आधे यहाँ। अगर यहाँ पे सेल साइकिल सही से नहीं हुई, मीन्स 23 क्रोमोसोम यहाँ पे 23 यहाँ पे नहीं हुई, तो हमारी सेल पूरी ढंग से डिवाइड नहीं हुई, यहाँ से बीच में से ऐसे डिवाइड नहीं हुई, तो ये 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। किस में? सेक्स सेल्स में, सेक्स सेल्स में हो जाएंगे 46, और फिर दूसरी सेक्स सेल में भी ऐसे हुआ और एडिशन हुई तो पॉलीप्लॉइडी। ह्यूमंस के केस में तो लीथल होती है, पर और केसेस में पॉलीप्लॉइडी हो जाती है फिर, ठीक है। इस वजह से बोल रहे हैं काफ़ी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब फेलियर इन सेल डिवीजन, ये भी हम देखेंगे दूसरे चैप्टर में। अब फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इनटू पॉलीप्लॉइडी, यू विल लर्न द डिटेल नेचर ऑफ ओरिजिन एंड प्रोसेसेस अकरिंग एट दिस साइट इन हायर क्लासेस। हायर क्लासेस में देखेंगे, बेसिकली हम सेल साइकिल में इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। ओके, अभी ज़्यादा करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो हमने देख लिया ये। सो हम थोड़ा सा लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड को और देख लेते हैं। सो लीडिंग स्ट्रैंड कौन सी डायरेक्शन में होती है? ये है हमारी लीडिंग स्ट्रैंड 5' to 3', और ये लैगिंग स्ट्रैंड होते 3' to 5'। सो डीएनए लैगेज हमें कौन सी डायरेक्शन, कौन से स्ट्रैंड पर चाहिए होता है? डीएनए लैगेज चाहिए हमें इस जगह, इस स्ट्रैंड पर, लैगिंग स्ट्रैंड में। और फ्रेगमेंट्स जो हैं इस डायरेक्शन में डीएनए पूरा ऐसे बनता जाता है कंप्लीट। यहाँ से क्या बनता है? डीएनए ऐसे बनता है टुकड़ों में,
पूरा कंप्लीट नहीं बनता, जिसको बाद में कौन जोड़ता है, डीएनए लाइगेज। और इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को कौन जोड़ता है, डीएनए लाइगेज। अच्छा, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनते क्यों हैं? ये इसलिए बनते हैं क्योंकि जब ये क्यों बन रहे हैं इसको देखते हैं। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स इसलिए बनते हैं, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आता है, एंजाइम पॉलीमरेज, जो कि पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में करता है, ओनली 5' to 3' डायरेक्शन में। जैसे कि ये रेड वाला यहाँ देखिए, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो किस डायरेक्शन में कर रहा है, यहाँ 5' to 3' डायरेक्शन में। ऐसे ही यहाँ पे भी 5' to 3' डायरेक्शन में करेगा। तो यहाँ तो रेप्लिकेशन फोक की वजह से खुला हुआ है तो ये कंटिन्यूस है, पर यहाँ बीच बीच में ऐसे बेस पेयर हैं तो यहाँ खुला नहीं है। यहाँ तक एक फ्रेगमेंट बना, फिर यहाँ स्टैंड बेस पेयर आ गया, तो दूसरा फ्रेगमेंट फिर यहाँ से बना, यहाँ दूसरा डीएनए पॉलीमरेज आएगा इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर तीसरा डीएनए पॉलीमरेज आएगा। इस वजह से काफ़ी सारे फ्रेगमेंट्स बनते हैं लैगिंग स्ट्रैंड पर, उनको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। और इसी वजह से लैगिंग स्ट्रैंड पर काफ़ी सारे डीएनए पॉलीमरेज भी वर्क करते हैं, जबकि लीडिंग स्ट्रैंड पर सिर्फ एक ही सिंगल डीएनए पॉलीमरेज से पूरा का पूरा नया स्ट्रैंड बन जाता है। थैंक यू गाइस, होप करता हूँ आपको ये एप्लीकेशंस पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।